Hello students, let's start off with the discussion about previous year questions asked from the topic of structure of atom. Now, over here we are going to understand a few important concepts that are important with respect to your entrance exams, and please remember the questions majority of the times would be asked from these topics. So, let's not waste any time and let's start off with the very first question. The very first question says, which one of the following about an electron occupying 1s orbital in hydrogen atom is incorrect? हमें एक incorrect statement को ढूंढ के निकालना है. Okay, so this is a 2019 means question. अच्छा, एक और चीज उन्होंने दिया है, the Bohr's radius is represented by a naught. Let's see. सबसे पहला statement, the very first statement says the electron can be found at a distance of 2a naught from the nucleus. Next, the magnitude of potential energy is double that of its kinetic energy on average. अच्छा, ध्यान देना, यहाँ पे एक word important है. They are only talking about magnitudes, they are not talking about the signs. Further, next one, the third statement, the probability density of finding an electron is maximum at the nucleus. And the fourth statement ये बोल रहा है, the total energy of an electron is maximum when it is at a distance of a naught from the nucleus. ठीक है, चलो फिर देखते हैं, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट अ ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे ए नॉट एंड ऑल दैट चीज़ें आ गई है. सो लेट्स टॉक अबाउट अ ग्राफ बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड द रेडियस. ठीक है, तो हमने है ना एक चीज़ ऐसी पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी एंड रेडियस का जब ग्राफ लिया जाता है, देन यू वुड गेट वन पीक, एंड डेफिनेटली ये जो पीक है, this peak would be at a value of a naught. एंड जो दूसरा पीक मिलेगा, या जो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे आपको 2a naught मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा चेक करो. सो ओवर हियर कैन आई से कि 2a naught पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस तो है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता. सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a naught, एब्सोल्युटली. एंड a naught पे वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में मिलेगा. मतलब if you talk about the first statement, is the first statement a correct statement? Yes, absolutely the correct statement. Why? Because it says an electron can be found at a distance of 2a naught from the nucleus. Yes, वो मिल सकता है, उसकी probability भले ही कम है लेकिन मिल सकता ज़रूर है. ठीक है, चलो let's look at the second statement. अच्छा, second statement देखो क्या बोल रहा है. The second statement says the magnitude of potential energy is double that of its kinetic energy on an average. तो यार हमें एक चीज़ पता है, potential energy जो होती है वो कितना होता है. तो potential energy is -27.2 eV and kinetic energy जो होती है वो होती है +13.6. लेकिन in the problem they are only talking about magnitude ना, they are not talking about the signs right now, है ना. तो अगर हम लोग चेक करेंगे मैग्नीट्यूड, जस्ट चेक मैग्नीट्यूड के वाइज, कैन आई से द पोटेंशियल एनर्जी इज एब्सोल्युटली डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब यार ये स्टेटमेंट भी तो सही स्टेटमेंट बन जाएगा, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो इवन दिस कुडंट बी योर आंसर. अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. द ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी सेज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस. ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं. ओके, ओवर हियर अगर हम लोग बात करें अबाउट अ ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड द रेडियस, तो चलो देखते हैं क्या होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज नथिंग बट साई स्क्वायर, एंड इफ यू टॉक अबाउट अ ग्राफ बिटवीन रेडियस, तो हमें कौन सा ग्राफ मिलता है. तो यू विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, है ना. आपको एक इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. एंड ओवर हियर व्हाट वी कैन से कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ न्यूक्लियस. सो चेक करो, न्यूक्लियस के ऊपर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम. एब्सोल्युटली यस, इट हैज़ टू बी मैक्सिमम, बिकॉज आप कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो. आप एक 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, एंड 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो न्यूक्लियस पे ज़रूर मिलेगा. सो डेफिनेटली यार स्टेटमेंट सी भी सही स्टेटमेंट है. तो यार आंसर तो हमें मिल गया कि हाँ, ऑप्शन डी हैज़ टू बी द रॉन्ग आंसर. करेक्ट, बट देन लेट्स जस्टिफाई व्हाई दिस इज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, चलो ऑप्शन डी क्या बोल रहा है देखते हैं. देन ऑप्शन डी सेज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम when it is at a distance of a naught from the nucleus. तो चेक करो यार, ये वाला जो ग्राफ है इसमें
कैन आई से ए नॉट पे इलेक्ट्रॉन ढूंढने का जो प्रोबेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन रहने का जो प्रोबेबिलिटी है, इट्स मैक्सिमम ओवर हियर। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना पसंद करेगा एंड अगर वो यहाँ पे रहता है तो वो स्टेबल भी रहेगा। एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो डेफिनेटली यार उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, देन इट हैज़ टू बी मिनिमम एनर्जी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, है ना। सो ओवर हियर यू विल हैव मिनिमम एनर्जी एंड दस दिस स्टेटमेंट दैट इज ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा, हमें कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना था? तो हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। मतलब येस, ऑप्शन डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, let's move on further. Let's go on with the next question. The next question says a stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of VESU. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, potential difference V लेके काम करना है अपने को। If E and M are charge and mass of electron respectively, then the value of H by lambda, where lambda is wavelength associated with the electron wave is given by what? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के ना एक चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड एक और चीज़ देखो, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग पहले ये समझ लेते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, देन वी कैन फाइंड आउट द आंसर ओवर हियर। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने क्या पता किया है? तो वी नो लैम्डा डी ब्रॉगली इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा, व्हाट इज पी? देन P is nothing but mv. So over here we can say H upon mv. ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, क्वेश्चन में हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ H by lambda. That means can I simply say from this equation over here can we write H upon lambda is nothing but equal to mv या is equal to P. करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू नो, देखो यार हमें एक और चीज़ पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी, लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, है ना। हम लोग है ना दोनों साइड पे अगर m से मल्टीप्लाई करते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन व्हाट यू वुड गेट, लेट्स सी, देन वी विल गेट मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv the whole square. Am I right with this? Absolutely. चलो आगे देखते हैं। Now over here देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं? So can I say 2 into kinetic energy into m is equal to mv²? Absolutely. यार हमें तो mv का वैल्यू चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं। So can I say mv is nothing but equal to under root 2 into kinetic energy, let me just put it as an into, dot में confusion होगा। okay, so 2 into kinetic energy into mass। ठीक है, so let's mark this as equation 1। okay, let's mark this as equation 2 and कुछ और आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग को एक और चीज़ दी गई है कि देखो यहाँ पे अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड बिटवीन अ हीटेड फिलामेंट एंड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, एंड वो दिया गया है ना हम लोग को। सो ओवर हियर कैन आई से कि काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू m इंटू वी, वेर दिस v इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे v P लिख के मार्क करता हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू वी, एंड हम लोग यहाँ पे V है ना, वी पी लिख देते हैं ताकि V पोटेंशियल डिफरेंस का है ये हमें पता चल सके। अच्छा, नाउ जस्ट लुक फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 कैन आई से दैट mv, लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर यू, कैन आई से mv इज इक्वल टू, चेक करना, अंडर रूट ऑफ 2 EV या EVP लिख देते हैं इंटू m। देयरफॉर ओवर हियर यहाँ क्या बोला जा सकता है दैट mv इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट 2 MEV। अच्छा, mv इज नथिंग बट h बाय लैम्डा, है ना, एंड हमें तो h बाय लैम्डा का वैल्यू पूछा था, तो चेक करो यार MEV कहीं पे है क्या? तो हाँ, ऑप्शन सी, देयरफॉर ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्राफ्स शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सर्फेस. तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑन विद दिस क्वेश्चन, एक चीज जो हमें समझनी चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन समथिंग विच इज रिफर्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है ये भी देख लेते हैं, बहुत क्विकली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेट्स सपोज आई हैव अ मेटल प्लेट, देन इस मेटल प्लेट के ऊपर लेट्स सपोज आपने कुछ लाइट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर दी है. सो व्हाट वुड हैपन, तो यहाँ पे जो एटम्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है आई वुड से दे वुड स्टार्ट अब्जॉर्बिंग एनर्जी. नाउ इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉन को अपने वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिलता है, if they get energy greater than work function, then what would happen, तो जो बचा हुआ एनर्जी है that would be reciprocated as kinetic energy. मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर आप लेट्स सपोज एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आप 10 किलो जूल्स का एनर्जी दे रहे हो देन ज़रूरी नहीं है कि 10 किलो जूल्स वुड बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. हो सकता है कि आउट ऑफ 10 किलो जूल्स 6 किलो जूल्स इज यूज्ड एज वर्क फंक्शन, तो जो बचा हुआ 4 किलो जूल्स है ना वो आपका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा. ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ग्राफ. चलो फर्स्ट ग्राफ में देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ लाइट दिया गया है. ओके, तो देखते हैं यार ये ग्राफ सही है या नहीं है. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो, देन नो इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट जीरो, जो कि सही भी है. क्यों सर, बिकॉज हमने लाइट का कुछ एनर्जी दिया. ओके, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ते जा रहा था लाइट का. सो इलेक्ट्रॉन जो था वो अपने वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी यूज कर रहा था. एक पॉइंट ऐसा आया जब वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिल गया, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या जनरेट होना शुरू हुआ, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट होना शुरू हुआ. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट जीरो, है ना. अच्छा, एनर्जी ऑफ लाइट इज ऑल्सो नथिंग बट व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना. सो डेफिनेटली यार ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है. अच्छा, हमें कौन सा ग्राफ ढूंढना है, हमें वो ग्राफ ढूंढना है जो नहीं रिप्रेजेंट करता. सो ए कैन नॉट बी दी ऑप्शन. चलो आगे बढ़ते हैं विथ ऑप्शन बी. लेट्स सी इन ऑप्शन बी. अच्छा, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे लिया गया है इंटेंसिटी एंड वाई एक्सिस पे लिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें तो पता है कि इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मीनिंग क्या है, देखो लेट्स सपोज आप एक मेटल लेते हो एंड इस मेटल के ऊपर लेट्स सपोज यू आर रेडिएटिंग येलो लाइट. ओके, तो आपने ना 3 तरीके के येलो लाइट लिए. लेट्स सपोज आपने एक बल्ब लिया है, आपने एक एलईडी लिया है एंड आपने एक हैलोजन लैंप लिया है. ठीक है, एक ब्राइट हैलोजन लैंप ले लिया. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, डेफिनेटली हैलोजन में मिलेगी, देन एलईडी एंड देन एक नॉर्मल बल्ब में मिलेगी. सो ओवर हियर इंटेंसिटी से किस चीज़ का फर्क पड़ेगा, देन बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, जस्ट रिमेंबर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बचा ओके, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो ये डिसाइड बिल्कुल नहीं करता कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी. मतलब आई कैन सिंपली से कि अगर आपका रेडिएशन कांस्टेंट है, येलो ही है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा. एंड देयरफॉर ये जो ग्राफ है ये भी एक एब्सोल्युटली सही ग्राफ है. चेक करो, आपकी काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है ना हर जगह. इंटेंसिटी भले ही बढ़ रही है बट काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है. अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में क्या बोला है देखो. सो ओवर हियर अगर ऑप्शन सी के बारे में बात करते हो, देन इन ऑप्शन सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अच्छा देखो, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, है ना. सो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, will the number of electron increase? Then no, number of electrons won't increase, है ना. Why? Because अभी जस्ट हम लोग ने देखा number of electrons ये किससे increase होता है, देखो यहाँ पे. तो number of electron increases by intensity, उसका frequency से कोई लेना देना नहीं है. तो जैसे यहाँ पे kinetic energy constant थी, वैसे यहाँ पे number of electrons constant रहेंगे, है ना. So this thing, यहाँ तक ये वाला जो लाइन है which is a parallel line towards the x axis, ये बिल्कुल सही है. अच्छा यार, यहाँ से ये लाइन ऐसा बीच में से क्यों आ रहा है, बिकॉज जैसे हम लोग ने पहले बोला आपने कुछ एनर्जी दिया, तो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वाज यूटिलाइज्ड एज द वर्क फंक्शन.
उसके बाद जो एनर्जी मिला है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है. सो एक काइनेटिक एनर्जी रीच हो गई एंड देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड टू इजेक्ट आउट, है ना. सो डेफिनेटली यार ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही ग्राफ दिख रहा है. एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन डी. अभी तो हमको आंसर पता चल गया कि हाँ 100% आंसर डी होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए देखो. सो ओवर हियर ए एंड डी आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. ए में चेक करो, हम लोग ने ये बोला था कि एनर्जी ये बिल्कुल सही है. क्यों? बिकॉज कुछ एनर्जी यूज की गई थी वर्क फंक्शन में एंड देन काइनेटिक एनर्जी वॉज फॉर्मिंग. यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी जीरो से ही बन रहा है यार, एंड ये तो पॉसिबल नहीं है ना. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज दिस ग्राफ शोज दैट कि आपने जितनी फ्रीक्वेंसी दी है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना. एंड अगर वो पॉसिबल है भी तो यहाँ पे फिर जीरो नहीं आना चाहिए. दिस शुड नॉट बी द ओरिजिन. सो डेफिनेटली कौन सा गलत ग्राफ है? इट्स ऑप्शन डी विच इज़ द रॉन्ग ग्राफ, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's see what is the next question. The next question, again a graphical representation question. Simple है, let's check. The question says the electrons are more likely to be found in what? Means 2014 का question है. पहले options read कर लेते हैं, बाद में इसके answers देखते हैं. Okay. First option says in the region A and C. Second option says in the region A and B. Third option only in region A. D option is only in the region C. अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे A इज शोइंग यू द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, करेक्ट है. सो ओवर हियर A पे तो आपका आंसर या A पे तो आपको इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट देन व्हाट वी नो इज कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इज 4 पाई x स्क्वायर इनटू साई x स्क्वायर, है ना. अच्छा चेक करो यहाँ पे एक चीज, साई का स्क्वायर लिया जा रहा है हर बार. एंड यार अगर साई का स्क्वायर लिया जाएगा तो आपकी वैल्यू कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, है ना. मतलब यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है वो दिया गया है सिर्फ साई के लिए, देखा. ओके, दिस इज ओनली गिवन फॉर साई, इट्स नॉट गिवन फॉर साई स्क्वायर. बट अपना जो फॉर्मूला है वो तो साई स्क्वायर का फॉर्मूला है. मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसमें जितनी भी वैल्यूज़ मिलेगी वो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी. तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से अपने को दिखाई देगा. ओके, यू विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. ये तो पॉजिटिव ही रहेगा जैसे है, एंड इवन दिस वैल्यू वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है. अच्छा, तो सी जो अभी नीचे है ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ऊपर की तरफ आ जाएगा एंड ए भी ऊपर की तरफ आ जाएगा. अच्छा, अब चेक करो फ्रॉम द ग्राफ व्हाट वी कैन से कि ए एंड सी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ढूंढने की पॉसिबिलिटी या इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. मतलब आपका आंसर जो बन जाएगा over here will be option A, that is in the region of A and C. ठीक है, चलो let's go on with the next question. The next question a quantum number question, काफ़ी सिंपल है, 2019 मेंस question है. चलो देख लेते हैं. The quantum numbers for 4 electrons are given below. Now I'm not reading out the quantum numbers for you. हाँ, मैं n की वैल्यू ज़रूर पढ़ लेता हूँ आपके लिए. That first electron is n equals to 4, next one is n equals to 3, n equals to 4 once again and n equals to 3 once again. अच्छा, the correct order of increasing energies would be what? सबसे पहले चीज़ अगर हम बात करेंगे कि if this is your nucleus, okay, तो this becomes your first shell, this becomes your second shell, this becomes your third shell, this becomes your fourth shell. ये मतलब as we are going away from the nucleus, what is happening? The energy is going on increasing. मतलब एक चीज़ तो काफ़ी एकदम prominent है over here कि आपका ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 ये जो है ये लोअर एनर्जीज रहेंगे, ठीक है. हाँ, अब जो हायर एनर्जीज है इनमें द बैटल इज बिटवीन व्हाट? द बैटल इज बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड ऑप्शन. लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2. ये नाउ व्हाट वी नो दैट l इक्वल्स टू 0 स्टैंड्स फॉर s, l इक्वल्स टू 1 स्टैंड्स फॉर p, l इक्वल्स टू 2 स्टैंड्स फॉर d, L equals to 3 stands for F. अच्छा चेक करो, यहाँ पे N equals to 4 है एंड L equals to 2 है. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑप्शन का, ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? देन दिस इज डेफिनेटली एन ND इलेक्ट्रॉन. N या आई वुड से 4D इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, ठीक है. क्यों 4D? सो बिकॉज N का वैल्यू इज 4 राइट नाउ, सो दिस बिकम्स अ 4D इलेक्ट्रॉन. ये लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये कौन सा है देखते हैं. सो ओवर हियर सर ये वापस फोर्थ शेल का है, मतलब 4 आ जाएगा एंड L इज इक्वल टू 1 एंड L इक्वल्स टू 1 होता है P के लिए. सो दिस इज नथिंग बट अ 4P
इलेक्ट्रॉन। तो चेक करते हैं, सो किसका एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा? डेफिनेटली यार 4d का एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगा, मतलब ऑप्शन 1 वुड बी द मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? तो उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन 3। चलो देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन 1 सबसे ज़्यादा, मतलब अभी तक करेक्ट ऑप्शन ए एंड सी बनने वाले। अच्छा, ऑप्शन 1 के बाद आ जाएगा 3, मतलब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलो बाकी भी देख लेते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट N3L2, दैट मीन्स दिस इज 3d इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नथिंग बट 3p इलेक्ट्रॉन। सो अगर बात की जाए 4d सबसे ज़्यादा, देन आएगा 4p, देन आएगा 3d एंड देन आ जाएगा 3p। तो 3p वुड बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एंड दैट इज ऑप्शन सी। देखो सी में 4 सबसे छोटा है, देन कम्स 2, बिल्कुल सही, देन कम्स 3 एंड देन कम्स 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था एंड कोशिश करेंगे या प्रे करेंगे कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में। ओके, चलो लेट्स गो ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, लेट्स सी which of the following combination of statements is true regarding interpretation of atomic orbitals? Okay, so हमें ये ढूंढ के निकालना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सही हो सकता है। चलो देखते हैं। Over here the first statement says an electron in an orbital of higher angular momentum stays away from the nucleus than an electron in the orbital of lower angular momentum. चलो देखते हैं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ए। नाउ h तो हमें पता है यार, इट्स प्लैंक कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट ही है एंड पाई भी एक कांस्टेंट है। मतलब कहना है सिंपली से कि mvr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो जितना आपका n का वैल्यू, मतलब जितने आपका शेल का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, उतना एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज होते जाएगा। सो यार ये स्टेटमेंट एक डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट है। सो ओवर हियर चेक करो, अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बी में ऑप्शन 1 है ही नहीं एंड ऑप्शन 1 हमने करेक्ट लिखा है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। So let's start off with the second statement. For a given value of principal quantum numbers, the size of the orbit is inversely proportional to the azimuthal quantum number. So let's see. अगर आप बात करते हो n equals to 1, that is the first shell, and n equals to 2, that is the second shell, तो इसके लिए azimuthal quantum number that is L कितना होगा? तो L हमें पता है कि L is nothing but 0 to n minus 1. अच्छा, n minus 1 that is 1 minus 1 is 0, तो L का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है विच इज़ 0, है ना। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 2 के बारे में बात की जाए तो L के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो है 0 एज वेल एज 1। मतलब कहना है से कि अगर शेल इंक्रीज होते जा रहा है तो आपका L का वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन से, n is directly proportional to L, which is azimuthal quantum number. Therefore, this statement is definitely a wrong statement. And यार अगर ये statement गलत है तो आपका ऑप्शन सी भी चला जाता है कंसिडरेशन में से। अब हमारे पास दो ऑप्शन कंसिडर करने के लिए है, which is 1 and 3 और 1 and 4। ठीक है, चलो देखते हैं। Now the third statement, according to wave mechanics, the ground state angular momentum is equal to h upon 2 pi. Now over here, understand one thing बच्चा, देखो h अपॉन 2 पाई अगर आप करोगे तो इसका वैल्यू कभी 0 आ सकता है क्या? तो देखते हैं। सर h इज 6.626 एंड इंटू 10⁻⁻34 है ना, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। तो यार इसका वैल्यू आई कैन डेफिनेटली से इट्स नेवर इक्वल टू 0। ये 101% करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, द स्टेटमेंट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल to h upon 2 pi, मतलब they are simply saying it's not equal to 0. Let's see, अगर आप बात करोगे एंगुलर मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द फॉर्मूला says it is equal to under root of L into L plus 1 h by 2 pi, and if you check this
has to come out to be 0. क्यों? So because they are talking about ground state. Ground state मतलब n equals to 1 and n equals to 1 के लिए एल्जेब्रिकल नंबर एक ही पॉसिबल होता है, विच इज l equals to 0. तो यार आप किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर 0 ही आने वाला है. बट देन ओवर हियर इन द स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि इट्स नॉट इक्वल टू 0. यार मतलब ये स्टेटमेंट भी तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट बन जाएगा. हाँ एब्सोल्युटली. तो आपके पास दो ही करेक्ट स्टेटमेंट्स बचते हैं. कौन से? तो द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट. ओवर हियर दस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. एक बार फोर्थ स्टेटमेंट भी हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. ओके चलो. द प्लॉट ऑफ साई वर्सेस रेडियस फॉर वेरियस क्वांटम नंबर्स शोज पीक शिफ्टिंग टूवर्ड्स हायर आर वैल्यू. तो ये बिल्कुल सही है. अगर आप एक ग्राफ बनाते हो बिटवीन साई एंड रेडियस तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको एक छोटा पीक मिलेगा. देन n इक्वल्स टू 2 के लिए ये पीक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. देन n इक्वल्स टू 3 और शिफ्टिंग होगा. अच्छा चेक करो आपका जो वैल्यूज़ है, जो हाईएस्ट वैल्यूज़ है, are they shifting towards the higher end of R? Definitely. So you are just going to get higher R values and धीरे धीरे you will reach towards the highest value of R. Thus your statement 4 also absolutely stands correct. So these were all the types of questions that can be asked from the chapter of structure of atom or atomic structure. Hope you have understood each and every type of problem, and with this we'll stop over here. Please share this video with your friends so that even they would benefit and even they could quickly revise as to what exactly are the important concepts related to their exams. Thank you students and happy learning.